दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अब हम इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं चार्वाक दर्शन के बारे में। हम लोग देखें कि एक अर्थशास्त्र के रचयिता बृहस्पति, लेकिन अब वो जिस युग की बात हम लोग कर रहे हैं उस युग में ज्ञान की शाखाएं इतना ज़्यादा ये स्पेशलाइजेशन का ऐसा ये ज़रूरी नहीं था कि कोई अर्थशास्त्र का आचार्य हो तो वो दर्शन का ज्ञाता नहीं हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं था। दर्शन का भी ज्ञाता और ये उस समय क्या, ये तो हाल फिलहाल आपके एडम स्मिथ, अगस्ट कुम्ट, इन लोगों के समय तक ये रहा है कि फिलॉसफी बैकग्राउंड वाले या किसी अन्य विषय के हो, विशेष रूप से फिलॉसफी, ये जो कि एक यूनिवर्सलिटी ऑफ इंसाइट प्रदान करता है, एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, इस विषय में जो सीरियस हो वो ज्ञान के किसी न किसी शाखा को वो जन्म देने में सक्षम होता है। अरस्तु इन लोगों को देखें ही तो इसी तरह से बृहस्पति ये संभव है कि वो चार्वाक दर्शन के रचयिता या उसके प्रोपाउंडर होते हुए अर्थशास्त्र के भी आचार्य हो। और एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, डॉक्टर आनंद झा की एक पुस्तक है चार्वाक दर्शन, जिसमें उन्होंने इसे चार्वाक दर्शन को एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया, कि बताया है कि ये एक राजनैतिक दर्शन था, कि राज्य संचालन और राजनीति करने के लिए जिन उसूलों, जिन प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है, जिसके आधार पर आप राजनीति में सफल होने में सफल होना आपके लिए संभव होगा यदि राजनीति में जाते हैं, राजनीति को यदि अपना उद्देश्य बना लेते हैं, और तब हम उसमें वो सीखना है हमें कि राजनीति के नियम क्या है, कैसे उसमें सफल हुआ जाता है, उसके गुण, उसके जो ये है, उसके जो रूल्स है, वो यदि हमें समझना है तो वो चार्वाक दर्शन के आधार पर ही तय होता है कि एक ही जीवन है, कोई ईश्वर इत्यादि नहीं है। उसमें यदि हम धर्म और इन सब को आधार बनाने लगे तो राजनीति में सफल होना, ये जैसा कि ये एक दृष्टिकोण है, यथार्थवादी नज़रिया, एक रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल फिलॉसफी में रहा है, तो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में, दंडनीति शास्त्र के रूप में, और यह बृहस्पति जिनकी बात कर रहे हैं वो भी दंडनीति के ही आचार्य है मुख्यतः है। दंडनीति और वार्ता, ये दो ज्ञान के, ये इन दो विषयों को, दो धाराओं को इन्होंने स्वीकार किया। ये राजनीति शास्त्र के ही बृहस्पति सूत्र जो है वो, उसका भी संबंध राजनीति शास्त्र से ही है, शुक्र नीति का संबंध राजनीति शास्त्र से ही है। और ये जो देवताओं के गुरु बृहस्पति है, मेंटर ऑफ गॉड्स, वो भी मुख्यतः उनके राजनीतिक मेंटर, माने राजनीतिक गुरु ही माने उन्हें कह सकते हैं। पॉलिटिकल मेंटरिंग की, असुरों के विरुद्ध, राक्षसों के विरुद्ध लड़ने में उन्हें अपने सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उस ये सब विजडम, मतलब उनके भी वो राजनीतिक गुरु के रूप में वो विख्यात रहे हैं। और उस राजनीतिक दर्शन का आधार ये फिलोसॉफिकल मेटेरियलिज्म ही हो सकता है। अध्यात्मवाद का यदि जो उसका जो शुद्ध रूप है, शुद्ध अध्यात्मवाद, वो राजनीति का तो विपरीत है। यदि हम राजनीति जिसमें कि शत्रुता, विरोध का यहाँ पर है, जहाँ विरोध है, अपने पराये हैं, यह, और दूसरे तरफ अध्यात्म है जिसमें कि कोई दूसरा है ही नहीं, केवल आत्म तत्व, सबको अपना, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने समान मानो। अध्यात्म में जब आते हैं तो वो तो राजनीति वहाँ रह ही नहीं सकता है, राजनीतिक चेतना वह कैसे रहेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो अध्यात्मवादी दर्शन के तो विपरीत ये जाएगा ही। एक जो विपरीत ध्रुव है, जिस फिलॉसफी पर यह टिका हुआ है, राज्य संचालन की विद्या, और अंतरराष्ट्रीय यदि ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो उसमें राज्य जब भी होगा, उसके जिसके ऊपर और कोई दूसरी सत्ता उसको संचालन नहीं कर सकता हो, मतलब सॉवरिन पावर जब भी होगा, तो वो इसी सिद्धांत से गाइडेड होकर वो रह सकता है, बना रह सकता है। ये एक मत डॉक्टर आनंद झा ने प्रस्तुत किया है अपने उस पुस्तक में। अच्छा, अब ये फिलॉसफी का स्वरूप क्या था? तो इस फिलॉसफी का स्वरूप ये है कि अनुमान प्रमाण को सबसे पहले नकारा गया है, व्याप्ति को नकारा गया है, जनरलाइजेशन को नकारा गया है। जनरलाइजेशन को नकार देने पर केवल ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो बोध हो, उसे ही ऑफिशियल फिलॉसफी के तहत एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। एक ऑफिशियल, अब ये कि यदि हम ऑफिशियल कोई काम करें तो क्या हम हाइपोथेसिस या अनुमान के आधार पर कुछ कर सकते हैं? जब तक हम उसका प्रत्यक्ष वेरिफिकेशन नहीं करें तब तक हम उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं मानते हैं। तो ये एक इसमें
स्वीकार किया गया है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अनुमान जो कि व्याप्ति पर आधारित है, और व्याप्ति का भी स्वरूप यहाँ एनालिटिकल प्रोपोजिशन से नहीं, सिंथेटिक होते हुए अप्रायोराई है। सिंथेटिक और एनालिटिक का क्या मतलब है, ये हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको थोड़ा सा समझना होगा अनुमान प्रमाण के स्वरूप को। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।